एबे समय आजिर मुख्य अतिथि जय जगन्नाथ। मुझे लगा पूरे हॉल से आवाज आएगी जय जगन्नाथ की। जय जगन्नाथ। Honorable Education, Skill Development and Entrepreneur Minister of Government of India, respected Shri Dharmendra Pradhan ji, Managing Director, Sambad Group, Ms. Monica Nair Patnaik ji, Young and Dynamic Executive Director of Sambad Group, Ms. Tanaya Patnaik ji, Editor Sambad, Dr. Gaurhari Das ji, members of the team Sambad, senior leaders from the Bharatiya Janata Party, MLAs and the elected representatives, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all of you. Namaskar. I'm truly honored to stand before you today as we celebrate the annual festivities of the prominent newspaper, Sambad. Sambad has completed a remarkable journey of 39 years, and I would like to congratulate each and everyone for their efforts behind it and make it a household name in Odia. Is it a household name in Odisha? घर घर की आवाज और पहचान बन गई है। हाँ, इधर वाले पढ़ते हैं संवाद को। Friends, as we celebrate the 154th birth anniversary of Mahatma Gandhi ji, yesterday most of us was part of the cleanliness drive, and the Prime Minister started it day before the Clean India Campaign 3.0 to reflect upon the ideas of Gandhi ji. He saw journalism as a powerful tool for social change and believed that it should serve as a medium to promote truth, justice and welfare of the people. He also believed that the sole aim of journalism should be service. तो उन्होंने तो सेवा का एक जरिया पत्रकारिता को माना था बापू गांधी ने। पत्रकारिता में महात्मा गांधी, जिनको हम प्यार से बापू जी भी कहते हैं, उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है और उन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के साथ अपने विचार लोगों तक पहुंचाने की और साझा करने की शुरुआत की और इसके माध्यम से साउथ अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की समस्याओं को उजागर भी किया। जब वो भारत आए तो यहां आकर उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे प्रकाशन में अपने विचार भी साझे किए और इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में जनमत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लोगों को जोड़ा भी। संक्षेप में कहा जाए तो इन समाचार पत्रों ने एक बड़े परिवर्तन के साधन के रूप में काम किया। इससे पत्रकारिता की राष्ट्र निर्माण में भूमिका सिद्ध होती है। जहां एक और राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की भूमिका सिद्ध होने की बात मैंने महात्मा गांधी जी का उदाहरण देकर किया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समाचार पत्र तो लिया लेकिन व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए, चाहे नेशनल हेराल्ड, ऐसे कई और उदाहरण आप सबके सामने होंगे। शायद वो महात्मा गांधी जी के उस विचार को भूल गए कि पत्रकारिता सेवा के लिए और सही समय पर समाचार जन जन तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। एंड अनदर लेसन व्हाट वी कुड लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी, because when we talk about journalism, I look at Mahatma Gandhi, who shared his opinion, views in many newspapers. He knew the importance of communicating in the local language and the regional languages. He addressed the social and economic issues in Gujarati and made it easier for the natives to read and empower them.
Newspapers like Sambad provide information that is tailored to the specific needs and interest of the people. World is becoming increasingly interconnected, and Sambad is acting as a bridge between the local community and the broader world. आज के इस अवसर पर मुझे एक और नाम याद आता है, युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वे कवि लेखक होने के साथ साथ एक महान पत्रकार भी थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने भारतीय पत्रकारिता और साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। आज से 100 वर्ष पहले उन्होंने निज भाषा में लिखने और पढ़ने पर बल दिया था और लिखा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये को सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूं भाषा माही प्रचार। ये उस महान पत्रकार के कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने पढ़कर बताई। और अपनी विविधता से के लिए प्रसिद्ध भारत, जहां पर हजारों बोलियां बोली जाती हैं, सैकड़ों भाषाओं का उपयोग किया जाता है, मैं तो यही कहूंगा, हमारे राष्ट्र में अगर आपको देश के कोने कोने तक पहुंचना है तो स्थानीय भाषाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार स्थानीय भाषाओं को बहुत बल दिया और यहां तक कि विदेशों में जाकर हिंदी में भी अपने भाषण देकर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूरे देश के सामने और दुनिया के सामने अपनी बात रखी। तो वहीं पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा देने का अगर कदम किसी ने उठाया है तो 34 वर्षों के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें स्थानीय भाषाओं को बल दिया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को धरातल पर सफल बनाने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, हमारे यहाँ के बड़े नेता और बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मे ही दी है। मित्रों, भारत सरकार से जुड़े निर्णय हो या अपडेट्स हो, को देश के कोने कोने तक लैंग्वेज बैरियर ना हो और बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के पहुंचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर अधिक से अधिक लैंग्वेजेस में अलग से अलग मंत्रालयों के, सभी मंत्रालयों के प्रेस नोट्स हम वहां पर जारी कर सकें। हमारा प्रयास होता है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद शॉर्ट वीडियोस भी उनके साथ शेयर कर सकें और हमने जो ऐप बनाई है उसमें भी अधिक से जानकारी दें ताकि कोई भी हमारा पत्रकार मित्र या कोई समाचार पत्र के एडिटर से लेकर कर्मचारी दिल्ली में ले गए निर्णयों की भी जानकारी उनको जन जन तक पहुंचाई जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम प्रयास करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कि वो जानकारी देश के कोने कोने तक पहुंचे। ये एक सुखद संयोग है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित IIMC अगर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी भाषा में, अन्य भाषा में या मैं कहूं स्थानीय भाषा में पत्रकारिता में पढ़ाई की शुरुआत अगर कहीं पे की तो यहीं पर उड़ीसा में उड़िया भाषा में उसकी शुरुआत की गई थी। Friends, as we look at the media landscape today, we can't ignore the growing concern of fake news, which continues to be a plague for our society. And I'm very carefully saying plague for the society, because what I've seen during the COVID-19 pandemic, it is not only me as an information broadcasting minister. At that time, I was playing the role of Minister of State for Finance. But when I took over this ministry 2 years back, the first meeting which I attended at the UN, majority of the representatives from various parts of the world, they came out openly and said, more than pandemic, it was infodemic. So spreading fake news have taken more lives rather than the COVID-19 pandemic itself. तो कई बार जो गलत खबर सोशल मीडिया पर चलती है, जिसको बगैर जाने आप में से बहुत सारे लोग फॉरवर्ड भी कर देते होंगे, उससे कितना नुकसान होता होगा इसकी कल्पना हम नहीं करते।
और उस दुष्प्रचार के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाती है, छवि खराब होती है और कई बार ऐसी खराब खबरें जाती कि कई लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है। तो हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। यहां तो गौरहरि जी के ऊपर जिम्मेदारी आती होगी, कोई भी खबर चलनी है तो एडिटर महोदय उसको चेक करते होंगे पहले, नहीं तो अखबार के ऊपर जा ही नहीं सकती, जिम्मेदारी फिक्स है। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बहुत सारे विषय और भी हैं जिनको मैं यहां पर कहना चाहता हूं, लेकिन मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। जब मैं संवाद की बात कर रहा था तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि जो हमारा वर्तमान और भविष्य है, हमारे आज के युवा साथी, उनको अलग अलग क्षेत्रों में उनका कंपटीशन करवा के अपने इस एनुअल फेस्टिविटीज में, जो आपका एनुअल कार्यक्रम है, इसमें आपने उनको हिस्सा बनने का अवसर दिया और उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको जो अलग अलग कैश प्राइज और अवार्ड्स आपने रिवॉर्ड के साथ दिए, मैं इतना ही कहूंगा, आज एक बहुत बड़े मंच पर हमारे भविष्य के सितारे हैं। ये किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आज उनको पता है कि मैं ऐसे समारोह में आए जहां पर कुर्सियां भी सारी भर गई, पैदल चलने का रास्ता भी सारा ब्लॉक है और बाहर जितनी आवाज मेरी माइक पे आ रही उससे ज्यादा बाहर से आ रही है। तो इससे पता चल रहा है कि कितने लोगों का इस कार्यक्रम में रुचि है और उस कार्यक्रम में इन युवा साथियों को सम्मानित किया गया। आज भारत एक नई दिशा में चला है। आज अगर 9 वर्ष पुराने हेडलाइंस अगर संवाद ग्रुप अपना निकालेगा तो 2011 से लेकर 2014 तक देश में अधिकतर समाचार पत्रों की और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस होती थी, ब्रेकिंग दिस स्कैम, ब्रेकिंग दैट स्कैम, स्कैम आफ्टर अनदर स्कैम, एंड द इकोनॉमी वाज इन shambles. And in 2014, globally it was known that India is getting affected because of the policy paralysis. And Indian economy was known as the fragile economy of the world. And look at a clean government with a clear majority, how it can transform in just 9 years span. From the fragile economy to the first 5 economies of the world, that is what we have done in the last 9 years. मित्रों, ये छोटी बात नहीं है। इतने बड़े जहाज को, भारत जैसे देश को, 140 करोड़ की जनता को, जहां की अर्थव्यवस्था चरमराती हो, लड़खड़ाती हो, लेकिन ईमानदार सरकार आने के बाद ऐसे करोड़ों फर्जी खातों को बाहर किया गया, आधार कार्ड बनाकर, बैंक खाते खोलकर, मोबाइल की सुविधा देके और डीबीटी करके, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज ट्रांसफर करके क्या लाभ मिला है? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आई, टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आई और डीबीटी करने से जो पैसा सिस्टम में सिस्टमेटिकली खा जाते थे उनको बाहर कर दिया। अब सीधा बटन दबाकर आपके खाते में पैसा आता है। 2,70,00,000 लोगों को हमने बाहर निकाला जो फर्जी खाते थे और लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत के लोगों का, भारत की सरकार ने बचाने का काम किया है। कम बचाए? 3 लाख करोड़ रुपया कितने वर्षों में? पिछले 4-5 वर्षों में बचा है और वो फिर वापस गरीब कल्याण की योजनाओं पर खर्च हुआ। आज मुझे खुशी इस बात की है कि जहां एक और मोदी जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके, जो 30 सालों से पूरा नहीं हो पाया था, महिला आरक्षण बिल, जो कई सरकारें आई आकर चले गई, वो इतने रिकॉर्ड मतों से पास करवाया है कि अब पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक 33% वुमेन इंश्योर कर दिया है कि उनकी पार्टिसिपेशन होगी ही। लेकिन खुशी की बात है, संवाद में तो यहां पर तो मेजॉरिटी पे ही है, मैनेजिंग एडिटर से लेके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक। और मुझे जब मंच पे युवा साथी आ रहे थे तब भी बहुत सारी बेटियों को मंच पर आने का अवसर मिला।
और कल जब मैं अवार्ड दे रहा था एशियन गेम्स के खिलाड़ी जब वापस आए, मैं धर्मेंद्र भाई से रास्ते में बात कर रहा था कि पहले मैं स्कूल और कॉलेजेस में देखता था पिछले कुछ वर्षों में कि अगर 50 बच्चों को या मान लीजिए 100 बच्चों को इनाम मिल रहा है तो उनमें से कम 70 to 75 गर्ल चाइल्ड ही थी। एक तरफा बेटियों ने पढ़ाई में अपना नाम किया, तो दूसरा अब खेलों में पीछे लगती थी। लेकिन अब की बार जब हम कल अवार्ड दे रहे थे तो 24 खिलाड़ी आए, शूटिंग से लेके टेनिस से लेके वुशु और सेलिंग तक। 24 में से 13 लड़के थे तो 11 लड़कियां भी थी। कोई समाज का ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं पीछे हो। और तो छोड़िए, उड़ीसा ने तो हमें वो दिया है कि देश की पहली ट्राइबल भी और महिला भी राष्ट्रपति भारत को मिली ट्राइबल महिला के रूप में, तो उड़ीसा ने दिया है। एक बहुत बड़े गर्व की बात हम सबके लिए। और जब मैं चंद्रयान मिशन की बात करता हूं, हमने तो बचपन में लोरियां सुनी थी, मां सुनाते गाते गाते सुलाती थी चंदा मामा के ऊपर। लेकिन ये किसने सोचा था कि सिर्फ 615 करोड़ रुपए खर्च करके, सारी सुविधाएं देके और भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान मिशन को इतना सफल करेंगे जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। मून के साउथ पोल पे जाकर शिव शक्ति पॉइंट पे विक्रम लैंडर का पहुंचना, सैटेलाइट का सफल होना, ये अपने आप में भारतीयों ने करके दिखाया है। आप सबकी ओर से मैं भारत के साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई एक बार फिर देता हूं। फाइनली एक बात मैं और जरूर कहूंगा, क्योंकि उड़ीसा अगर ना कहूं तो फिर वो गलत होगी। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। We could have easily done it within the four walls of the five-star hotel, or maybe a huge convention hall. It could have done easily, but Prime Minister made sure that he picked about 60 cities across states and union territories in the country. More than 200 meetings were held. Thousands of foreign participants participated, and he made sure that the art, culture, and traditions of the country should be showcased. और मुझे कहते हुए इस बात की खुशी है, ये तो 200 मीटिंगें वो थी जो बड़ी की गई, इसके अलावा सैकड़ों मीटिंगें और की गई। और दुनिया भर से जितने लोग आए वो हैरान हो गए कि भारत की ताकत क्या है, इनका इतिहास क्या है, इनकी हेरिटेज क्या है। और जो लोग मेरे साथ लेह लद्दाख भी आए, कुछ कश्मीर भी गए, कईयों ने अरुणाचल प्रदेश भी मीटिंग की। दुनिया के बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाने का प्रयास किया कि यहां मीटिंग ना हो, लेकिन वहां पर भी बहुत सफल मीटिंग भारत ने की है। लेकिन G20 की प्रेसिडेंसी जब आई तो लीडर समिट सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन समिट जहां पे डिक्लेरेशन होती है। पूरी दुनिया को लगा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 100 और समस्या चल रही है, कहां डिक्लेरेशन होगी। मीडिया वालों ने तो सुबह तक लिख दिया था, मुझे नहीं पता संवाद ने क्या छापा था, क्या लिखा था। लेकिन धर्मेंद्र भाई, जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कौन करता है? वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी हो गया, जो इतिहास बना। साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकन यूनियन को उसका हिस्सा बनाया गया, 55 देशों के समूह को वो भी हुआ। इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको भी मान्यता मिली, जिससे भारत के ट्रेड को बल मिलेगा। और इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस भी हुआ। और बायोफ्यूल अलायंस की बात मैं इसलिए महत्वपूर्ण करना चाहता हूं कि धर्मेंद्र भाई सबसे लंबे समय तक पेट्रोलियम मिनिस्टर देश के रहे, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना देश के जन जन तक पहुंचाने की बात कही थी, वो देश की 9.5 करोड़ बहनों तक पहुंचाने का काम किया था। लेकिन बायोफ्यूल अलायंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, पहले इंटरनेशनल सोलर अलायंस मोदी जी ने करवाया, अब इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस किया। सो वी कैन से मोदी इज अ मैन ऑफ अलायंसेस। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इसका फायदा किसको होगा? भारत के किसान को होगा। एथेनॉल बनाने में जो पैदावार फसल काम आएगी, उससे उनको दाम ज्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा क्षण देश के लिए वो था जब नजरें सबकी टिकी थी, जब समिट शुरू होने वाली थी, और जहां मोदी जी खड़े थे उसके पीछे एक बैकड्रॉप बहुत सुंदर लगा था। कोई बता सकता है पीछे बैकड्रॉप क्या था? क्या था? उड़ीसा से तो नहीं कोई लेना देना, हमारा ही है।
अब आपका नहीं, अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कोणार्क व्हील क्या है। ये मोदी जी ने वहां पर करके रखा। देखिए, आजादी के हुए तो हमें हो गए अब कितने, 73-74 साल हो गए, ज्यादा हो गए, 70 साल होने को आ गए। किसी प्रधानमंत्री ने शायद ही उड़ीसा को वो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दी हो। चाहे आप कहे पटका गमछा लेकर जाएं, या यहां के तोहफे के रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वोकल फॉर लोकल के लिए विदेशी मेहमानों को उड़ीसा के बने हुए प्रोडक्ट्स को दें, या फिर कोणार्क व्हील के आगे खड़े होकर भारत की हेरिटेज को बताने का काम और दुनिया भर में पहचान दिलाने का काम किया तो मोदी जी ने। इसलिए हम सबको गर्व होना चाहिए। एक और उड़ीसा के विकास के लिए यूपीए के मुकाबले 4 गुना ज्यादा पैसा दे दिया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। रेलवे नेटवर्क के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा दे दिया, रोड नेटवर्क के लिए 9 गुना ज्यादा पैसा दिया। पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी, गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए दे दिया। अभी भी कोई कमी नहीं है, आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतना कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, हम यूपीए की तरह लुक ईस्ट में विश्वास नहीं करते, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में विश्वास करते हैं। पूर्वोत्तर का विकास होगा तभी भारत का संपूर्ण विकास होगा। पूर्वोत्तर के विकास के बिना भारत का विकास अधूरा है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को, उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों को इतना महत्व देते हैं, तब जाकर पता चलता है कि जो इलाके हमारे पीछे रह गए थे, अब उनको आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मैं चाहता हूं संवाद, सही खबर सही समय में जन जन तक पहुंचाने का काम भी करे। लेकिन जब आप अपने आप को नंबर 1 चैनल कहते हैं, तो टीम संवाद के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी आती है कि सही खबर भी हो, सही समय पर भी हो, सभी लोगों तक भी पहुंचे। और हमारी ये जिम्मेदारी जब कंधों पर आती है, तो उसे उठाने के लिए बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, चाहे सरकार से आए या समाज से आए। उन चुनौतियों से आपको लड़ते ही रहना है। तभी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी तक के लिए 1975 का इमरजेंसी का कालखंड अगर निकल गया, अगर इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी आपको नहीं दबा पाई, तो आज कौन दबा पाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आइए न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से, न्यू प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, let us take it to the every nook and corner of the Odisha, and if possible to every nook and corner of the country. And today with the use of technology, you can't limit yourself within the boundaries of India, but you can cut across boundaries and go any part of the world online. So there might be thousands and thousands of Odiyas living in the various parts of the country, whereas they will be benefited out of your online presence. At the same time, people living in any part of the world can get to know what is happening in the state of Odisha, and I'm sure you're going to serve them with your full heart and with full responsibility. Wishing you and your team a very good luck. Thank you once again for serving the nation for the last 40 years. 40 साल देखिए हमारे जीवन के हो जाएं, तब भी लगता है 40 साल के हो गए। एक समाचार पत्र को 40 साल चलाने के लिए बहुत ताकत लगती है। जरा 40 सेकंड के लिए जोरदार तालियां संवाद के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Okay.